नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम में हम 2 विषयों पर बात करने जा रहे हैं। और एक विषय उसमें तो है वो राहुल गांधी वर्सेस मोदी जो चल रहा है, झगड़ा शुरू हो गया है शक्ति के ऊपर। एक शक्तिहीन है और दूसरे शक्तिपूर्ण हैं, और साथ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध आरंभ हो गया है। दोनों बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ आपके सामने आप देख रहे हैं सुमित तीर जी हैं। सुमित तीर जी, आपका स्वागत है। संजय सर नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद आपको सभी दर्शकों के लिए शो पे बुलाने के लिए बहुत-बहुत साधु। तो आप बताएँ, ये दोनों में से आप पहले कौन-सा विषय पसंद करेंगे? सर पहले तो राहुल गांधी जी पे ही बात करें क्योंकि वहाँ वो अहमद मोहम्मद को मारे, मोहम्मद अहमद को मारे, दोनों को ही जन्नत मिलनी है। वहाँ तो जन्नतें नसीब हो रही, जन्नतें नहीं, मुबारक नहीं, हो रही। उन पे ज़रा बाद में वो सब वो सारे के सारे जहन्नुम नशीन होते हैं आप आजकल। बदल गया है मामला। अच्छा बदल गया ना, हाँ। हुँ। मैं तो वैसे ही थोड़ा मैंने कहा था थोड़ा हास्य मज़ाक कर लेते। कह रहे हैं ना वो जन्नत नसीब हो, जन्नत मुबारक हो। तो जन्नत मुबारक की वहाँ जंग लगी पड़ी है। अब आज 5 को मिलेगी, 7 को मिलेगी, 10 को मिलेगी, नंबर इतना है। पर इसी बुगालते में, इसी भ्रम में वो मरते जा रहे हैं और अब अफ़गानिस्तान भी उनको बेशान ठोके जा रहा है। 2-3 डेवलपमेंट्स भी उस पे भी बात करेंगे सर। पहले जैसे आप राहुल गांधी हैं, जैसे आप बोले। जी, जी, जी। तो ये बताइए कि ये जो राहुल गांधी जो हैं, वो शक्ति के सामने जो खड़े होने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये शक्ति से लड़ेंगे। तो आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी। जी। दुर्गा सप्तशती जो है वो आरंभ होती है सबसे पहले मधुकैटभ जो हैं, वो विष्णु जी के कान के मल से प्रकट होते हैं, और फिर वो लड़ते रहते हैं, और फिर उनका संहार देवी आके करती हैं। देखिए, विष्णु जी स्वयं नहीं कर पाते, वो भी देवी को आके मधुकैटभ का संहार करना पड़ता है। फिर मधुकैटभ के बाद फिर पता चलता है कि वो चंड-मुंड आ जाते हैं, उनका भी हुँ, संहार कर देती है देवी। और फिर महिषासुर आता है। अब हुँ। महिषासुर का तो बड़ा ही बुरा हाल होता है, आपको पता है क्या महिषासुर का हाल किया था देवी ने? जी। उसके बाद साहब आपके वो रक्त बीज आता है, वो शुंभ-निशुंभ द्वारा भेजा जाता है, तो हुँ। रक्त बीज का भी देवी माता जो है वो उसका जो सारा का सारा जो फैक्ट्री थी उसकी, जो बार-बार वो नए-नए रूप धर लेता था, उस फैक्ट्री का संहार कर देती हैं। सारा रक्त जो है वो अपने मुँह में खप्पर ही में घुसता है। खप्पर में दे देते हैं, जी। तो अब फिर साहब शुंभ-निशुंभ जो है उनका भी संहार हो जाता है। तो ये जो राहुल जी जो हैं, ये इनमें से कुछ हैं या कोई नई वैरायटी है कि क्या हुआ है? ये ज़रा हमें बताएँ। ये कोई नई तरह की कोई इंजीनियरिंग हुई है? असुर इंजीनियरिंग वर्क्स सचिव द्वारा, क्या हुआ है? सर, सबसे पहले तो ये देखिए इनको जो भी वक्तव्य मिलता है वो इंग्लिश में मिलता है। वो उसको हिंदी में पढ़ते हैं जैसे शक्ति SHAKTI आपको ये कहना है AAPKOKHNA ये ऐसे पढ़ते हैं। तो ये जो हिंदी का अंग्रेज़ी में अनुवाद होता है, अंग्रेज़ी को हिंदी में लिखा जाता है सॉरी हिंदी को अंग्रेज़ी में लिखा जाता है और ये पढ़ते हैं, इनको कोई आइडिया नहीं कि ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे। जबकि जग ज़ाहिर-सी कहते हैं हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है। तो मतलब पहले तो तुम ये कह रहे हो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि अन्यथा आप ये कहते हैं हमारे धर्म में माँ शक्ति की मान्यता है। और शक्ति क्या है? इन्हें 101% शक्ति पता ही नहीं क्या है। आदिशक्ति क्या, माता पार्वती कौन है? इन्हें कुछ नहीं पता। कहते हिंदू धर्म में शक्ति होती है और हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे भैया शक्ति के खिलाफ तो असुर और दानव लड़ते हैं। तो आप उन दोनों में से क्या हो? संजय सर ने पूरी लिस्ट गिना दी। आप उनका रिइन्कार्नेशन हो, आप नए कोई आए हो, आप में कोई नई चीज़ आई है। तो क्या आज कांग्रेस के नेता अपने आप को राहुल गांधी जी असुर या दानवों की श्रेणी में डाल रहे हैं क्योंकि माँ शक्ति तो असुरों से लड़ती है। शक्ति का जो भी प्रकोप गिरता है वो असुरों पे गिरता है। असुरों का संहार करती है शक्ति। तो अगर आप शक्ति से लड़ते हो तो मोदी जी का स्टेटमेंट आया थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा भाई मैं तो शक्ति का आराधक हूँ। तो आज एक और चीज सिद्ध हो गई, महादेव के साथ मोदी जी शक्ति के भी आराधक है, तो शाक्त भी है मोदी जी। तो अब ये हुँ। महादेव के आराधक और शाक्त शाक्त के वैसे हम साथ सभी शाक्त हैं, आपको पता है। बिल्कुल, आपके नवमी का व्रत जो है वो सभी रखते हैं। बिल्कुल सर, शाक्त
मतलब शाक्त होते हुए आपको ये नहीं पता शक्ति क्या, आपको ये नहीं पता आप किससे लड़ रहे हो, क्योंकि जो आपका स्क्रिप्ट राइटर था उसने शक्ति डाल दी और आपने जाके उसका तोड़ा तोड़ा मोड़ तोड़ा, उसको तोड़ा मोड़ा और जाके आपने बोल दिया। तो ये बताता है कि आपका जो मूलभूत कनेक्ट है सनातन धर्म से, जो आप सनातनी बनने की कोशिश करते हो, जो सनातनी बनने का ढोंग करते हो, वो कितना बड़ा ढोंग है। अब आप इस बात की परिकल्पना कीजिए, यही राहुल गांधी, दत्तात्रेय कोल, कश्मीरी पंडित, ब्राह्मण, जनेऊधारी, शिव भक्त, कोट के ऊपर जनेऊ, कुर्ते के ऊपर रुद्राक्ष की माला, यहाँ त्रिपुंड, ऐसे वाले ब्राह्मण देवता, ऐसे वाले ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण, उन्हें ये नहीं पता कि शक्ति क्या है। मतलब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण अब शक्ति से लड़ेगा, कि मैं जाके शक्ति से लड़ रहा हूं। अरे सर भाई उसको ये पता नहीं ना बेचारा, नवरात्रा कभी रहा हो तो फिर बात है, उसको क्या पता है? तो आप समझते हो तो उसकी माँ क्रिश्चियन है, घर में चर्च बना रखा है, बाप पारसी था, बाद में हिंदू बनने का स्वांग करने लगा था। वैसे जब उसकी मृत्यु हुई थी तब सारे जो संस्कार किए गए थे वो तो हिंदू धर्म के अनुसार किए गए थे। तो इन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। सवेरे पारसी हो जाते हैं, दोपहर को हिंदू हो जाते हैं, शाम को क्रिश्चियन हो जाते हैं, बीच में टोपी पहन लेते हैं, स्कल कैप। तो विचित्र पर प्रकार के जीव हैं ना ये लोग। पर सर ये तो बात ठीक है, पर ये बताइए हिंदू धर्म का आभास और मजाक क्यों? फिर ये कॉस्ट्यूम है क्या? फिर ये त्रिपुंड क्या कोई कॉस्ट्यूम है क्या? फिर ये कुर्ते कुर्ते पे रुद्राक्ष की माला और टेम्पल हॉपिंग जो आप करते हो इलेक्शन से पहले, जो आप कभी इतना बड़ा सिंदूर लगाते, कभी रुद्राभिषेक करते हो, कभी आपके जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि आज महाकालेश्वर में जाके राहुल गांधी दर्शन नहीं, कह रहे भैया लोग महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं, वहां जाके दर्शन देते नहीं है भैया, वहां महाकाल दर्शन देते हैं, हम तो दर्शन करते हैं। आपके राहुल गांधी जी वहां जाके भी दर्शन देते हैं, आपको देते होंगे, हमें नहीं देते। मतलब क्या हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता केवल चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल की जा रही है? क्या हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता आप केवल अपने राजनीतिक संकीर्ण फायदों के लिए यूज कर रहे हैं? तो क्या आपका ये कश्मीरी पंडित, दत्तात्रेय कोल, ब्राह्मण कहना ये सब आडंबर है? क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज सत्य होती जो आज आपने वक्तव्य दिया वो आप दे ही नहीं सकते। ये बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां दो तो आपकी तो वाकई आज राहुल गांधी जी पोल खुल गई है सर इनकी। ये अब जो भी इनकी धर्म में आस्था है, पर ये दत्तात्रेय कोल, कश्मीरी पंडित, ब्राह्मण, शिव भक्त, ये सब आडंबर है, ये सब ढोंग है, ये सब चुनाव के लिए बनते हैं। जैसे लोग क्या कहते हैं पब हॉपिंग करते हैं, ये टेम्पल हॉपिंग करते हैं चुनाव से पहले। चुनाव आता तो 5-10 टेम्पल एक दिन में कराए जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, वीडियो बनवा लेते हैं। तो ये जो मोदी जी के साथ इनका इलेक्शन है ये तो वन साइडेड है। और आपको 2-4 चीजें और बता दूं इस इलेक्शन के बारे में। कल परसों इन्होंने एक वक्तव्य दिया, आज ये शक्ति वाला, तो कल परसों इन्होंने वक्तव्य दिया, बोला ईडी और सीबीआई वालों को बोलो कभी तो भाजपा की सरकार बदलेगी। तो मतलब अभी सरकार नहीं बदल रही, कभी मतलब फ्यूचर टेंस, अभी तो नहीं बदल रही, अभी कभी तो सरकार बदलेगी तब तुम्हारा क्या होगा। तो देखिए न्याय वालों पे, जो न्याय प्रणाली चलाते हैं, जो न्याय की रक्षा करते हैं, उनको आप सीधे सीधे धमकी देने का काम कर रहे हो। फिर देखिए कुछ दिन पहले ये गए थे, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, वहां कह रहे भाई तुम 90% हो, तुम 90% और तुम्हारा एक भी यहाँ सांसद नहीं है, तुम्हारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कैसे चलेगा? तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, तुम कुछ कर पा नहीं रहे हो, तुम्हारा कुछ होगा नहीं। तो सीधा सीधा लोगों को वायलेंस के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे थे राहुल गांधी। ये ईडी वालों को धमकी दे दी। फिर उससे पहले कहीं चले गए तो बोलते हैं भाई तुम बताओ तुम्हारी जात क्या है? कह रहा जी उससे क्या होगा? कह रहा है बताओ तुम्हारी जात क्या है? कह रहा जब जाति जनगणना होगी तो उसके बाद पता लगेगा कि तुम जीएसटी कितना देते हो। मानिए जब जाति जनगणना होगी उस मतलब अब उनके पास कोई नया एल्गोरिथम या फॉर्मूला आ गया जिससे पता लगेगा यादव इतना जीएसटी देते हैं, कुर्मी इतना देते हैं, ये ब्राह्मण इतना देते हैं, ये दलित भाई इतना देते हैं। तो ये क्या बकवास लगा रखा। और कल एक और वीडियो लीक हुआ सर राहुल गांधी का, उसमें इनके ये कह रहे हैं, अपने जो इनके एडवाइजर बैठे हैं एक टेबल पे बैठे हैं, कह रहे भाई मैं इलेक्शन कैसे जीतूंगा, 90% लोग तो मेरे साथ ही नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते, ये जानते और पहचानते हैं कि देश का हिंदू आपके साथ नहीं है, तो इलेक्शन कैसे जीतूंगा? तो इनके एडवाइजर कहते हैं सर आप ऐसा करो, आप ये जाति जनगणना की बात करो, हिंदुओं को तोड़ने का काम करो, दलितों को अपने साथ रखो और कुछ और समाज के लोग को अपने साथ रखो और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को हमेशा अपने साथ रखो। जहां भी मंच पे जाओ उन्हें सामने करो, आप पीछे रहो। जब आप उनको सामने करोगे आप खुद हीरो बनोगे। तो आपको बार 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 एक ही चीज कहनी है कि मैं मोदी को हराऊंगा और मोदी को हराऊंगा जाति जनगणना के आधार पे। तो देखिए हिंदुओं हिंदुओं को तोड़ने का,
हिंदुओं के वोट को तोड़ने का, हिंदू समाज को तोड़ने का आज भी इनकी ब्रिटिश वाली नीति है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल के भाई जाति जनगणना करो, कभी कहते उससे जीएसटी पता लगेगा, कभी कहते कि उससे पता लगेगा कि तुम्हारा से कितने में। पीछे तो उन्होंने बोला यार आज आज आदिवासियों का से कितना एडमिनिस्ट्रेशन में, कहते हैं मान लीजिए 0.1% है, तो मतलब रुपए में से 10 पैसा है, तो ये एक और गणित है, 0.1% पर रुपए में से 10 पैसा हो जाता है, ये आदिवासियों का से है। अगर आप शुरू से हिंदू समाज को तोड़ने की हर संभव कोशिश इन्होंने की है। ये पीछे गए थे वहां कैम्ब्रिज के कैंटीन में, जीसस कॉलेज के कैंटीन में लेक्चर देने, वहां बात नहीं बनी। फिर उन्होंने ये 5-6 जो चीजें की ये की, और कल परसों इनका मुद्दा था जी इलेक्टोरल बॉन्ड। अब आज जो खुलासा हुआ कि नंबर 2 इलेक्टोरल बॉन्ड जो मिले हैं वो कांग्रेस को मिले, कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी का सबसे बड़ा स्कैम है। तो मैंने कई बार कहा किसी डिबेट्स में, मैंने कहा भाई अगर ये सबसे बड़ा स्कैम है तो तुमने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया क्यों? तो मोदी जी के सबसे बड़े स्कैम में तुम सबसे बड़े स्कैमस्टर हो, क्योंकि तुम्हारे पास नंबर 2 इलेक्टोरल बॉन्ड है बीजेपी के बाद। अगर ये इतना बड़ा स्कैम है जिसपे तुम छाती पीट रहे हो, तो भैया ये क्यों लिया तुमने इलेक्टोरल बॉन्ड? और जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी हुआ संजय सर, उस दिन भी बिजलियां गिर गई आशियाने पे। क्यों? ना अंबानी का नाम आया ना अदानी का नाम आया। अंबानी अदानी की डफली बजाते हैं, अंबानी अंदानी अंबानी अदानी, वहां तो नाम ही नहीं आया। अब अंबानी अदानी की डफली इन्होंने छोड़ दी, बोला जी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है। बोला तुमने पैसे क्यों लिए? अब उसके पास जवाब है नहीं इनके पास, हमने पैसे क्यों लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो इनका ना क्या है संजय सर, ये रोज देखते हैं न्यूज़पेपर में सुर्खियां क्या है। अच्छा आज ये खबर है, आज इसको मुद्दा बनाएंगे। अच्छा आज की खबर ये, आज इसको मुद्दा बनाएंगे। ये इलेक्शन हार चुके हैं, 20 से 40 सीट का इनका जो हिसाब किताब बन रहा वो बन रहा है। और ये जो इनका एंटी हिंदूवाद है, ये जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, हर जगह हिंदू समाज में फूट डालने की कोशिश करते हैं, खुला खुला ये मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। वहां वायनाड में जाकर कहते तुम्हारी यहाँ 90% आबादी, तुम्हारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कहने की बात यह है कि अगर इनका यही चाल चरित्र चित्रण रहा, ये अब इलेक्शन तो हारेंगे हारेंगे, पर मेरे तो सुनने में ये भी आया है कि इलेक्शन हारने के बाद इनके पास इनको 6 महीना ये यूरोप का प्रोग्राम इनका तय है। 6 महीने ये यूरोप जाएंगे और वहां जाके हर कंट्री में, हर संस्था में, हर जगह मोदी गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने का काम करेंगे। ये बताएंगे कि इलेक्शन कैसे रिग हुआ था, ये बताएंगे कि इलेक्शन में कैसे मैनिपुलेशन हुई। आज देखिए इन्होंने कहा बादशाह की जान ईवीएम में है। देखिए ईवीएम का मसला आज इन्होंने शुरू कर दिया। अब इसके तार जोड़िए, ईवीएम ईवीएम शुरू कर दिया, इलेक्शन खत्म, इलेक्शन हार गए, जाएंगे यूरोप। यूरोप में हर जगह घूमेगी जी इलेक्शन रिग था, इलेक्शन रिग था, इलेक्शन नकली लेकिन है। यूरोप क्यों जाएंगे साहब? अभी तो अच्छा, गर्मी के मौसम में यूरोप ठीक रहता है। नहीं तो गर्मी थाईलैंड, गर्मी है। थाईलैंड नहीं हाँ, जाएंगे? नहीं म्यांमार, थाईलैंड थाईलैंड, वो तो होते हुए निकल जाएंगे ना सर, होते हुए निकल कंबोडिया, जाएंगे। वियतनाम। वैसे एम्स्टर्डम भी अच्छी जगह है इस परिप्रेक्ष्य से। एम्स्टर्डम भी हाँ, एम्स्टर्डम से भी अच्छी ही है। मैं आपको 2 और जगह बता सकता हूँ, रॉटरडैम और हैम्बर्ग। हाँ, तो मतलब सारा यूरोप में ही आता, तो मतलब यूरोप में भी काफी अच्छी जगह है हुँ, घूमने के लिए, हुँ। एम्स्टर्डम रोटर। तो मैं यूरोप में भी अच्छा खासा घूमने का प्रावधान है। तो ये यहाँ पे जा रहे हैं, ये देखिए ईवीएम पे शुरू कर दिया इन्होंने। मतलब आप देखिए देश को तोड़ने की, देश को कमजोर करने की और मोदी को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं ये। अब भी निशाने पे हिंदू समाज को कैसे तोड़ा जाए, रोज नया मुद्दा ढूंढते हैं, रोज नया मुद्दा ढूंढते हैं। और आज एक इनसे बात मैं बताएँ, पूछता आप ईवीएम की बात आप कर रहे हैं, तो ईवीएम की जी बात ये बताइए कि अगर ईवीएम को इतनी आसानी से मैनेज किया जा सकता है, तो इसका मतलब तो ये लोग बहुत ही इनकॉम्पिटेंट हैं। 2014 में इनकी सरकार थी। इनके ही अपॉइंट किए हुए इलेक्शन कमिश्नर थे। जी, सब कुछ इनके ही कार्यक्रम से हुआ था, इनके ही तत्वावधान में इलेक्शन हो रहे थे और उसके बाद ये 44 सीटें आई। ये क्या हुआ? सर इसमें क्या है ना, बेसिकली ईवीएम का जो ईवीएम में जो मैकेनिक्स है ना अंदर, हुँ। उसमें उसमें ग्रहों की दृष्टि से वो चलती है। बेसिक लॉजिक ये है। देखिए जब ये कर्नाटक उसमें ग्रहों का प्रकोप आता है, तो 3 चीजें बताऊंगा। ये कर्नाटक जीतते तो ईवीएम बहुत दुरुस्त चल रही है। ये हिमाचल जीतते तो ईवीएम बहुत दुरुस्त चलती है। राजीव राहुल गांधी के नेतृत्व में हमने इलेक्शन जीता, अच्छी बात है जी आप जीत गए। पर जैसे ही इलेक्शन हारते हैं, हारने की तैयारी जब हो जाती है, तो ईवीएम निशाने पे आ जाती है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अभी जो ईवीएम एक पीछे इलेक्शन कमीशन ने कुछ साल पहले एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था
कि भाई आके 3 या 5 दिन का इवेंट था, कोई भी आके अगर ईवीएम को हैक करके दिखा दे, ओपन फोरम में सब आके कोशिश कर सकते हैं। देखो अगर ये हैक कर सकते हो तो दिखाओ हैक करके। पर उस इवेंट में कोई भी ईवीएम को हैक नहीं कर पाया। तो ये जो ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम मैनेज हो सकती है, ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती है, ये सब बकवासबाजी है। तीसरी बात, अब इन्होंने अभी पूछा बोला जी कि ये इस समाज के कितने जॉइंट सेक्रेटरी, इस समाज के कितने सेक्रेटरी, इस समाज के कितने ये है, आपने सबको दबा रखा है। तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था। बोलता है यार जो जॉइंट सेक्रेटरी बनता है करीब 52 साल की उम्र में बन जाता है। कहता है जब उनको अपॉइंट किया तो तुमने अपॉइंट किया था ना, हमें 52 साल थोड़ी ना हो गए राज करते हो, 30 साल की सर्विस होगी, 25 साल की सर्विस होगी तब वो पहुंचेंगे। तो वो आपके दौर के अपॉइंट किए हुए लोग हैं, तो हमने तो उनको किया नहीं। और जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात थी, बोले यार भाजपा को तो 6,000 करोड़ मिला, अपोजिशन को तो करीब करीब 14,000 करोड़ मिला। सबसे नंबर 2 पे है तो कांग्रेस है या टीएमसी है। तो टीएमसी में ऐसी क्या सोने की चिड़िया है, ऐसे क्या सोने के पर लगे हैं कि उन्हें इतना मिला। अगर आप एक एवरेज देखें, एक भाजपा के विधायक का एक एवरेज निकाले तो 20 करोड़ आता है। अब यही बीआरएस का विधायक आप उठा के देख ले संजय सर, तो ये अमाउंट 200 करोड़ आता है। तो बीआरएस के विधायकों में ऐसी क्या बात थी कि पर विधायक उन्हें 200 करोड़ मिला। ऐसी ममता दीदी इनमें क्या जादू की छड़ी हो, तो एक बंगाल चलाती है, उन्हें नंबर 2 या नंबर 3 हाईएस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। और ऐसी अपोजिशन में क्या बात है कि उनके इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड से लगभग 3 गुना, जबकि वो पावर में नहीं, उनकी संख्या भी कम थी। तो इन चीजों का जवाब दे राहुल गांधी, इन चीजों का तो जवाब वो देंगे नहीं। वो तो ये कि अब यहाँ इलेक्शन निपट गया, अब सीधा यूरोप जाएंगे, 6 महीने छुट्टी मनाएंगे, हर जगह जा जाके भारत का, मोदी जी का और भाजपा का नाम खराब करने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है 29 तो हाथ से गया, अब सीधी सीधे 34 की तैयारी करनी है। सर 24 के बाद तो 34 ही आएगा, 29 में तो कुछ मिलना नहीं है। तो इस प्रकरण में लगा है राहुल गांधी, और इस प्रकरण में उसकी पूरी पलटन लगी है। और मैं तो चाहता हूं कि वो वीडियो वायरल हो जाए, वो लोग सब देखे, जब इसके जो इसके एडवाइजर हैं वो इसको बता रहे हैं, तुम ये ना ये जाति जनगणना पे लगे रहो, क्योंकि यही एक तरीका मोदी को हराने का, यही एक तरीका है 90% समाज को डिवाइड करने का। और ये कहते हैं कि भाई ये 80-20 की बातें करते हो, तुम खुद तुम्हारे सलाहकार हिंदू समाज को तोड़ने की बात करते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। कोई 80-20 की बात करे तो योगी जी पे तो आप चढ़ जाते हो, भाई योगी जी 80-20 की बात कर रहे हैं। आज भी सर कौन सा मुद्दा है इनके पास, कौन सा मैनिफेस्टो इनके पास, क्या विजन है इनके पास। मतलब अब अंबानी अदानी, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड, कभी कहीं इंसिडेंट हो गया उसको पकड़ लिया, कभी ईडी को धमकी दे दी, कभी लोगों को धमकी दे दी। जैसे कल मुंबई गए थे, थाने गए थे, एक बंदा नहीं था, इतने लोग नहीं थे रैली में, उससे ज्यादा तो इनके सिक्योरिटी वाले थे जो इनके साथ थे। इनका अपना कार्यकर्ता नहीं आया इनको रिसीव करने। आप जीतोगे चुनाव मोदी के साथ, किस किस मुद्दे पे जीतोगे चुनाव मोदी के साथ। न्यूज़पेपर की सुर्खियां उठा के अगर आप अपना मैनिफेस्टो बनाने की कोशिश करोगे और उससे मोदी को हराओगे, भाई राहुल गांधी जी ये संभव नहीं है। आप छुट्टी लेके घर बैठ जाओ, आप 20 एक बार लॉन्च हो चुके हो, 21वें बार लॉन्च मत हो। 10 साल का आपको टाइम है इस इलेक्शन के बाद, 10 साल तक आप ऐश करिए, उन 2034 में अच्छी तैयारी करके आइए। संभवतः तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कोई और होगा, शायद आपका कुछ चांस वांस बने। अभी 29 तक तो आपको कोई चांस है नहीं। मतलब आप किसी भी हद तक गिरोगे देश को नीचा दिखाने के लिए, आप किसी भी हद तक गिरोगे। मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कब कर लेते हो, सभ्यता का विरोध कब कर लेते हो, आपको पता ही नहीं रहता। और आपके पास, आपकी इंडिया अलायंस के पास अब भी मैनिफेस्टो नहीं है। बंगाल में आपका कोई अरेंजमेंट नहीं है। यूपी में आप 17 सीटों पर लड़ रहे हो। अगर यूपी में से आपको 17 सीटें मिली है तो आपका क्या होगा। अभी अखिलेश भैया ने आपकी रैली में आने से मना कर दिया, अभी खबर आई है, कहते यार मुझे तो वायरल फीवर हुआ है। अखिलेश भैया ये मजे की बात यह है, यूपी की बात आपने करी कि कह रहे हैं कि वो शक्ति से लड़ेंगे राहुल गांधी। तो भाई वो स्मृति ईरानी शक्ति स्वरूपा, वो खड़ी हुई अमेठी में जाके क्यों नहीं लड़ रहे उससे। इन्हें पता ही नहीं सर शक्ति क्या है। ऊपर से ये और पता चल रहा है कि साहब की वो जो नूपुर शर्मा है अपनी, हम्म। ध्यान है ना आपको, हाँ जी जी। जिसको वो पंचर वाले जुबैर ने टारगेट किया था। जी जी। कह रहे हैं कि वो नूपुर शर्मा को रायबरेली से और खड़ा करेंगे, तो वो शक्ति वाले जो है, शक्ति से लड़ने वाले की बहन जो है, वही लड़े। लड़ेंगे ही नहीं सर ये। आप देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको वो बोला था। कहते हैं ना कि साहब की जितनी भी कि आपकी डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, उन सबका संहार करती है देवी। तो ये देवियाँ जो है इनका सबका संहार कर देंगी समूल। और उत्तर प्रदेश तो समूल नाश हो ही जाएगा। पिछली बार तो बिल्कुल। 1 सीट जीत गई थी इनकी अब क्रिश्चियन माँ। अब की बार वो भी नहीं जीतेंगे। सर 2-3 चीजें इसमें। पहली बात, जिस दिन सोनिया जी ने यहाँ राजस्थान से अपना पर्चा भरा था तो आप समझिए रायबरेली की सीट इनके लिए सेफ नहीं थी।
तब अटकलें ये लगी थी क्या राहुल गांधी लड़ेंगे, मैंने कहा अमेठी से नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से लड़ेंगे। प्रियंका गांधी लड़ेगी, मैंने कहा नहीं लड़ेगी, रायबरेली से उन्हें सेफ नहीं है। राहुल गांधी के लिए भी वायनाड की सीट उन्होंने जो सेट की है, पर वहां भी डी राजा की वाइफ एनी राजा लड़ रही है। अब देखते हो उसका भी क्या होगा। अब प्रियंका वाड्रा की तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि रायबरेली फैमिली बेस्टन से लड़े। हाँ, बाकी इनको अगर शक्ति की आराधना करनी, इन्हें शाक्त बनना, तो उन्हें बहुत साल लगेंगे। इन्हें शक्ति को समझने में बहुत साल लगेंगे। यहाँ हमारे यहाँ तो ये धारणा है शक्ति के बिना तो शिव भी शव है। तो इन्हें क्या पता। अब प्रचंड भैरव की बात करें, अगर प्रचंड भैरव में शक्ति ना हो, क्या है प्रचंड भैरव? कुछ भी नहीं। तो अगर इनको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है, इन्हें इन्हें इनके लिए शक्ति पता सर क्या है? इनके लिए शक्ति है रेड बुल। रेड बुल कहते हैं ना एनर्जी ड्रिंक। इन्होंने इन्होंने उसका हिंदी अनुवाद कर दिया शक्ति का। इन्हें बोला अच्छा शक्ति बोलो रेड बुल, एक रेड बुल बोलिए शक्ति। लेकिन साहब वो जो रेड बुल वाली जो है, यानी जिसकी कंपनी है रेड बुल, वो भी भाजपा में शामिल हो गई कांग्रेस छोड़ के। ज्योति बिरधा जी वो भी शामिल हो गई और वो भी भाजपा से उसको टिकट भी मिल गया, वो नागौर से चुनाव लड़ रही राजस्थान से। तो रेड बुल भी गया, कोई दूसरा एनर्जी ड्रिंक सोचिए अब। नहीं, बाकी है ना सर, कई विभिन्न प्रकार के आते हैं, विभिन्न तरह के आते हैं। तो आजकल अल्कोहलिक सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड कई प्रकार के आते हैं एनर्जी ड्रिंक। तो ये वो तो एल्विश यादव वाला जो तो वाला तो नहीं, आजकल तो बहुत विभिन्न तरह के आने लगे सर। वो स्नेक वेनम वगैरह जो चला रहा था, वो उस टाइप का तो कुछ नहीं भी कुछ। चलता है आजकल तो बड़े वो आ गए ना, देखिए पाउडर फॉर्म में आते हैं, सॉलिड फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं। विभिन्न प्रकार के ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आपको शक्ति से लड़ना तो कोई बहुत बड़े लेवल का ड्रिंक चाहिए आपको। इनको ये नहीं पता सर। मुझे तो हंसी आ रही, क्या बताऊं। मतलब तरस आता है इनके और इनके जो सलाहकार है। मुझे लगता है सर सच में किसी ने कांग्रेस में सुपारी ले रखी है राहुल गांधी को हराने की, राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर चौपट करने की। मुझे लगता है इनके यहीं के लोगों ने सुपारी लेके बोला बोला टेंशन मत लो भाजपा, मोदी जी 100% हरा के मानेंगे, 100% लास्ट ईयर से कम सीटें आएंगी इनकी। ये तो इनकी हालत है सर। आप बताइए, इनको ये हिंदू होने का दावा करते, उन्हें शक्ति नहीं पता क्या? इन्हें आदि शक्ति नहीं पता क्या है? इन्हें शक्ति लगता है एनर्जी है। यू थिंक शक्ति इज एनर्जी। मतलब ना जो जो हमें इंग्लिश में जो कनोटेशन एनर्जी का वो है, या एनर्जी ड्रिंक है। मतलब ये इतना बड़ा ब्लंडर करना। और जो मैंने आपको चीजें बताई अभी इन्होंने जो पीछे कही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये, और पीछे इन्होंने ये भी कहा एक बार कि भाई हमें आने दो, हम दिखाएंगे फिर क्या होगा। मतलब आप क्या दिखाएंगे? लोगों को बंद करेंगे? और यहाँ से अगर हम थोड़ा चले बंगाल की तरफ, वहां तो इनकी कोई दाल गली नहीं, वहां तो कोई इनका सीट अरेंजमेंट हुआ नहीं। तो अगर ये शक्ति के साथ लड़ रहे हैं, तो माँ जो दक्षिणेश्वर काली है, या जो माँ काली की सबसे ज्यादा आराधना होती है, वो तो बंगाल में होती है। तो क्या आप बंगालियों से लड़ रहे हैं? क्या बंगाल की? ममता दी से लड़ेंगे? ममता दीदी तो काली माता की उपासक है। तो क्या, वही तो कह रहा हूं, तो क्या ममता दी से लड़े? तो आप पूरे बंगाल की महिलाएं जितनी, वो सारी शक्ति आराधक है, वो सारे शाक्त है। तो क्या पूरे बंगाल से लड़ रहे हैं? अगर ये परिस्थिति, तो आपको तो बंगाल से एक वोट नहीं मिलना चाहिए। मतलब आपने तो सीधा सीधा हिंदू धर्म से युद्ध घोषित कर दिया। मतलब केवल आप कह हिंदू रहे हो। धर्मी क्यों, गुरु गोविंद सिंह जी को ले लीजिए। गुरु गोविंद हाँ, सिंह जी स्वयं देवी उपासक थे। बिल्कुल। उनके उनके तलवार पे तो माँ काली का चित्र अंकित था। वो तो काली माँ की आराधना करते थे। तो मतलब आपने पूरे समाज, सनातनी समाज से लगभग लगभग युद्ध की घोषणा कर दी। और आप ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। अगर ऐसा ऐसा वक्तव्य औरंगजेब से आता, या ऐसे किसी आतताई से आता, तो हमें समझ आता। ये शब्द आप बोल रहे हैं। तो मोदी जी को क्लैरिफाई करना पड़ा, भाई मैं तो शक्ति का साधक हूं जिससे आप लड़ने जा रहे हो। सर आप बताइए, अब भी आपको लगता है कि कोई इसको डुबाने के चक्कर में नहीं है? 100% कांग्रेस के अंदर के लोग चाहते हैं कि इनकी नैया डूबे, ये देश वे छोड़ के निकल जाए, हमारी भी जान छूटे, हम कोई नई पार्टी वार्टी बना लेंगे, कई चुनाव उनाव लड़ लेंगे, छोटे मोटे कुछ चुनाव जीत लेंगे। क्योंकि उन्हें पता है जब तक ये गांधी परिवार यहाँ है, किसी को ऊपर आने नहीं देगा। जब तक कोई ऊपर आएगा नहीं, कोई चुनाव हम जीत नहीं सकते। हाँ, कुछ इधर सीट, एक सीट, दो सीट, डेढ़ सीट इधर उधर मिलती रहेगी, न सत्ता रहेगी, न राज चलेगा। और अब अगर आप हिमाचल में भी देखिए, हिमाचल में भी तो इनकी जो सरकार है उसकी परिस्थिति ठीक है नहीं। और कर्नाटका में कब बिगड़ जाए ये किसी को नहीं पता। बिगड़नी तो खैर वहां भी है। तो ऐसे रूप में जितनी कैंपेनिंग राहुल गांधी कर रहे हैं,
मुझे लग रहा कहीं ना कहीं फायदा तो मोदी जी का बहुत करा रहे हैं। मोदी जी के लिए बहुत उत्तम काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए बहुत उत्तम काम कर रही है। और अपनी जो इनकी एंटी हिंदू प्रवृत्ति है, जो एंटी हिंदू इनकी विचारधारा है, संजय सर ये हर बार उसको एक्सपोज कर रहे हैं, हर बार उसको एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि और यहाँ एक और बात बताऊं सर आपको, ये जो पीछे स्टालिन ने बयान दिया, जो पीछे राजा ने बयान दिया, ये जो पीछे इतने लोगों ने उल्टे सीधे बयान दिए सनातन धर्म को लेके, क्या बोला राहुल गांधी ने? एक मुंह से एक शब्द निकला उनके विरुद्ध? एक शब्द निकला बताइए? या बोला कि भाई ये उनका व्यक्तिगत विचार है, मैं उसके साथ नहीं हूं? क्या निकाला उनको अलायंस से बाहर कि डीएमके अब भी आपके अलायंस पार्टनर है? क्या बोला डी राजा ने? सनातन देश डायरिया, कॉलरा, एड्स की तरह बयान फेंकना है। उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला, क्या क्या नहीं बोला? और अभी उसने फिर एक वक्तव्य दिया, तब भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। यहां अगर मुसलमान समाज में कुछ 19-20 का छोटा मोटा मतलब घटना घट जाए, छोटा मोटा कुछ हो जाए, तो आप तो आ जाते हो छाती पीटने में, संविधान खतरे में, ब्लैक डे, कॉन्स्टिट्यूशन डूब गया, भारत डूब गया, कम्युनिज्म हो गया, फैसिस्ट हिंदू रिजीम, नरेंद्र मोदी का उत्पीड़न और शोषण माइनॉरिटीज के प्रति। जब इतना बड़ा वक्तव्य आ गया और अगर आप वाकई दत्तात्रेय कोल कश्मीरी पंडित शिव भक्त है, तो आपका जमीर क्यों नहीं जागा? क्यों नहीं आपने उदयनिधि स्टालिन को कुछ कहा? क्यों नहीं आपने ये राजा को क्यों कहा कुछ कहा? क्यों नहीं आपने खारगे जी से कहा साहब इनको उठा के अलायंस से बाहर फेंक दो, ऐसे लोगों के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? किसने बोला बताइए? किसी ने नहीं बोला। आप राजनीति आपकी है, हिंदू धर्म को गाली मिलती रही, आपका काम चलता रहे। और जब आपको मौका लगेगा आप त्रिभुवन लगाएंगे, कुर्ते पर रुद्राक्ष लगाएंगे और वोट लेने आ जाएंगे, हिंदुओं का बेवकूफ बनाने आ जाएंगे। यही आपकी राजनीति। और मौका लगेगा हम तो शक्ति से लड़ रहे हैं। क्या बताएं सर इनका? नहीं, वैसे तो आपने वो जो आधी बात कही थी ना थोड़ी देर पहले कि साहब कि ये जो है ये दर्शन देने जाते हैं। तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि राहुल गांधी जो है वो दर्शन करने नहीं, दर्शन देने जाते हैं। बोला जिस था तरह से जयराम वो ने। दूर से फेंक के माला चढ़ाते हैं और जिस तरह से वो अपना स्टाइल बनाते रहते हैं, ऐसा लगता है कि यार क्या ज़बरदस्ती का ड्रामा करवाया जा रहा है इनसे। सर बिल्कुल आपकी आपका जो आकलन है 100% सही है। अगर जो उदयनिधि स्टालिन ने वक्तव्य दिया अरे भाई या अमेठी गए, राम मंदिर नहीं गए। राम मंदिर नहीं है, और ये राम मंदिर पे भी दो चीजें बता दूं सर, जो उदयनिधि स्टालिन ने और इसने जो उल्टा सीधा बयान दिया ये राजा ने, क्या आप उन लोगों के साथ, अगर आप सच्चे हिंदू हो, क्या आप उन लोगों के साथ बैठोगे, उन लोगों के साथ मंच शेयर करोगे, बोलोगे भाई निकलो जयराम जी की, हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं, हम तुम्हें राजनीति से नहीं निकाल सकते पर हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं? क्या आज ये पूरी इंडिया अलायंस एंटी हिंदू नहीं है? अब राम मंदिर पे आते हैं। राम मंदिर ये नहीं गए, इन्हें भगवान श्री राम का न्योता मिला, इन्होंने भगवान श्री राम का न्योता ठुकरा दिया, इतना बड़ी इनकी औकात हो गई। और क्या बोलते थे? ये बोलते थे भाजपा का इवेंट है। अब सच्चाई ये है, अगर आप भाजपा के कितने लोग थे वहां पे? मोदी जी और योगी जी, मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी मुख्यमंत्री, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। भाजपा के अमित भाई थे, कैबिनेट मिनिस्टर था कोई, लोकल कार्डर था, यूपी का हेड था, कोई नहीं था। मोहन भागवत जी तो खैर आरएसएस के थे। तो बताइए अगर भाजपा का इवेंट था तो भाजपा का तो एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता नहीं था, वो तो जनता का इवेंट था। जनता के हर समाज से, हर वर्ग से लोग आए थे। भाजपा का इवेंट, भाजपा का इवेंट कहते हो। कौन लीडर था भाजपा का? बताओ कौन लीडर था भाजपा का? कोई लीडर नहीं था भाजपा का। पहली बात भाई, भाजपा का इवेंट था, निपट गया। अब तो लगभग लगभग 50 दिन हो गए। 50 दिन में भी आपको टाइम नहीं मिला जाने का। एक बार हनुमानगढ़ी के जो पुजारी जी है उन्होंने कहा कि आज तक ये हनुमानगढ़ी नहीं आए, अमेठी आते रहे, हनुमानगढ़ी नहीं आई है। आप सनातनी, आप हिंदू है, आप ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, और आप हनुमानगढ़ी के दर्शन करने नहीं गए और आप साथ में अमेठी जाते थे। ये कैसे, ये क्या है आपका? और जब टीवी के कैमरा आएंगे, जब पूरा मीडिया कवरेज मिलेगा, तब आप पूरा त्रिभुवन विभुन लगाइएगा, कोट पे रुद्राक्ष की माला लगा के घूमते रहिएगा, बोले भाई मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, शिव भक्त हूँ, ये मेरा गोत्र है, मुझे वोट दो। ये कब तक करोगे आप राहुल गांधी जी? ये जो दोहरापन है आपका, ये जो दोहरा आपका चित्त मतलब वो जो आपकी दोहरी परिभाषाएं हैं, ये जो आपके दोहरे मापदंड है, ये कब तक चलेंगे? कब तक आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करोगे? और कब तक आप सोचोगे इस देश का हिंदू आपकी बातों में फंसता रहेगा? नहीं फंसेगा। आप देखिए इस इलेक्शन में जिन्होंने राम का बहिष्कार किया, पूरी जनता उनका बहिष्कार करने जा रही है। आपके साथ आपके जितने भी नेता, उनकी भी वाट लगने वाली है, क्योंकि आपकी हिम्मत इतनी बड़ी, आपका इतना आपको इतना अहंकार है अपने आप पे कि भगवान श्री राम का दिया हुआ न्योता आपने ठुकराने की
हिम्मत की कि हम नहीं जाते, हम भगवान श्री राम का बहिष्कार करेंगे। हम इतने बड़े हो गए कि भगवान श्री राम का बहिष्कार करेंगे कि भाई हमारा नाम नेहरू है, हमारा नाम गांधी है, हम कांग्रेस के लीडर, हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उसी हिंदू समाज से वोट मांगने की बात करेंगे, उसी समाज की कि जब भगवान श्री राम की का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं जाएंगे, आप 25-25 वकील भेजेंगे कोर्ट में कि ये वक्तव्य जो आ रहा है जजमेंट, इसको डिले कर दो। आप एफिडेविट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, भगवान श्री राम काल्पनिक पात्र है, और फिर कहते हैं हमें राम मंदिर पे बुलाया नहीं, और जब बुलाया आपको तब आप गए नहीं, और अब भी नहीं गए। 50 दिन हो गए, अब भी नहीं गए। अब कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी जी? अब तो कोई भाजपा का इवेंट नहीं वहां पे, अब क्यों नहीं जा रहे आप? क्योंकि आप में अहंकार है, आप में अहंकार है, आपको हिंदू धर्म से नफरत है। वास्तविकता ये है, आप हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते। अब वो आपकी व्यक्तिगत मर्जी है, और जब हिंदू धर्म के बारे में लोग उल्टा सीधा आपके संगी साथी बोलते हैं, आप उनका भी विरोध नहीं करते। और ये जो नुपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था, तब तो आप खूब बढ़ चढ़ के कह रहे थे, तब तो आपने बहुत बयान दिए। आप हाथरस में कोई घटना होती है, कोई भी हिजाब वाला रॉ होता है, हिजाब में तो आप खूब बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि भाई हिजाब होना चाहिए, ये होना, मुसलमानों का शोषण उत्पीड़न हो रहा, माइनॉरिटीज आर बीइंग परसिक्यूटेड, ये तो आप जाके विदेश में बोलते हैं। पर जब आपके अपने लोग हिंदू धर्म को मलेरिया और HIV और एड्स से कंपेयर करते हो, कहते हैं दैट शुड बी इरेडिकेटेड, बाहर की तो बात छोड़िए, आप तो दिल्ली में आपका मुंह नहीं खुलता। ये क्या बात है राहुल गांधी जी? इसका जवाब दीजिए। तब तो आप कहीं ऑक्सफोर्ड नहीं जाते, तब तो दिल्ली में भी आपसे एक बयान नहीं होता। ये भी नहीं कहते कि भाई हम इसका भी अपोजिट है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। आप उन्हीं लोगों के साथ फिर स्टेज शेयर करते मिलोगे, और उन्हीं लोगों के साथ स्टेज करते फिर हिंदुओं से वोट मांगोगे, और अपेक्षा ये करोगे कि हिंदू आपको फिर वोट देगा। ये नहीं होने वाला सर, नहीं होगा, बहुत हो गया। और आज जो आपने कर लिया, आपने हर मर्यादा पार कर ली, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोग ये माने जाते शाक्त हैं, और आपने उसी महाशक्ति का अपमान किया है। आज उसी महाशक्ति के खिलाफ आपने युद्ध की घोषणा की है। तो ये जो भी सनातनी हिंदू है, वो इस चीज से खुश नहीं होगा। ये आपकी गलती नहीं है, आपका अहंकार है। गलती कितनी गलती, राम मंदिर न जाना गलती, सनातन धर्म को बड़ा बुरा वालों को कुछ ना बोलना गलती, आज शक्ति का आह्वान करने वालों को आपने बोला मैंने शक्ति से युद्ध है। कितनी गलतियां करोगे आप? अगर आप इतनी गलती कर रहे हो तो प्राइमरी स्कूल में जाइए, फिर ट्यूशन व्यूशन लीजिए, फिर समझिए। 10-15 साल बाद जब आप राजनीति के लिए तैयार हो जाएंगे, तब आना राजनीति में। फिलहाल तो आप तैयार नहीं है राहुल गांधी जी। और ये जो छोटे मोटे विषय आप रोज उठाते हैं ना न्यूज़पेपरों से, इससे इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। क्या है आपका मैनिफेस्टो? व्हाट कैन यू डू बेटर देन मोदी? व्हाई शुड आई वोट आएगा ना फॉर यू? ये, आने वाला है ना मैनिफेस्टो। कब आएगा सर? चुनाव के बाद? मैनिफेस्टो आएगा कि हम भारत को पाकिस्तान बना देंगे। ये मैनिफेस्टो आने वाला है। देखिए ना बैंगलोर में क्या हो रहा है। प्रभु बचाए सर, प्रभु बचाए। लगातार वेनेजुएला में बनाएंगे ये। पहले वो रामेश्वरम कैफे वाला ब्लास्ट हुआ, और हम्म। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि कोई बेचारा जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, उसके ऊपर ही अटैक हो जाता है दिया। कि हनुमान हाँ। चालीसा अपने शॉप में भी नहीं पढ़ सकता बेचारा, है। और वो जुबैर पंचर वाला जो है, उसको पूरी जो है वहाँ बैंगलोर में बैठ के उसको संरक्षण मिला हुआ है। चलिए, ये तो हमारे राहुल गांधी की बात हो गई, भारत की बात हो गई। थोड़ा जो हमारे पड़ोसियों की बात कर ले साहब। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। अगर रमज़ान के पाक महीने में आपस में लड़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो कुछ हो रहा है, उस पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। अब देखिए साहब, ये 2 पड़ोसी जो हैं वो आपस में धड़ाधड़ जम के आर्टिलरी एक्सचेंज हो रहा है, और पाकिस्तान के तैयारे तैयारे जानते हैं ना आप? हाँ, अब पाकिस्तान की जो शाहीन फ़ोर्स है, उसके तैयारे जाके अफ़गानिस्तान में सिविलियन के ऊपर बमबारी कर रहे हैं साहब। कितना बताइए कि कितनी बहादुरी का काम कर रहे हैं। और खुद के जो हैं, वो 16 और 5 21 फ़ौजी मारे जा चुके हैं पिछले हफ़्ते भर में। पिछली बार हमने बात की थी, तो सोलह बताया था मैरिज। आपको जो कुर्रम उनका जो कुर्रम डिवीज़न है, उस कुर्रम डिवीज़न जो है वो तो स्वतंत्र हो चुका है। कुर्रम डिवीज़न में जिसका पारा-चिनार जिसकी हेडक्वार्टर है पारा-चिनार, और जी। बन्नू उसका सबसे बड़ा शहर है बन्नू। तो वो जो बन्नू पारा-चिनार का पूरा इलाका है, वहाँ पे खारलाची नाम की जो पोस्ट थी, वो तो अफ़गानियों ने, तालिबान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। क्योंकि ये लोग जो थे कुछ इधर-उधर जो वो कर रहे थे, वहाँ से तो सब छोड़ के भाग गए भई, पूरा एरिया स्वतंत्र है। और अफ़गानिस्तान अफ़गानियों का और पश्तूनों का वहाँ पे स्वतंत्र आना-जाना है। जी। तो रमज़ान का पाक महीना चल ही रहा है, तो आपस में एक-दूसरे का खून तो बिल्कुल जायज़ है साहब।
सर रमजान के महीने में जो गजवा में जो जिसका इंतकाल होगा, तो मौलाना तो सर्टिफाइड कर देंगे उसको कि भाई तेरा टिकट पक्का जन्नत का, भले वो जहन्नुम जा रहा हो। अभी 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 तो सर वो मुझे लग रहा है, अभी वो चला कि जैसे चलती है ना दिवाली सेल, होली सेल, अभी चलती है जन्नत एक्सप्रेस, कि अभी जो भी जाएगा सीधा सीधा बिना लाइट के सीधा डायरेक्ट पहुंच जाएगा, एंड ही विल जंप एक ऑन द। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वो अभी-अभी मेरे सामने ये चल रहा है, वो कह रहे हैं कि साहब कि अफ़गान की जो तालिबान सरकार है, हम्म। उसने कहा है, उसने शपथ ली है कि बदला लेगी। बिल्कुल, ये हुई बात। और मैं कह रहा हूं बदला लेने तक अब की बार पूरा कराची लेना तालिबानों को, कराची के पोर्ट पे कब्जा करो, अगर आपको पाकिस्तान की गर्दन दबानी, कराची के पोर्ट पे कब्जा करो, बदला लो। पहली बात तो सर ये आजकल जन्नत एक्सप्रेस चल रही है, जो गया सीधा जन्नत, बिना वेटिंग के, प्रायोरिटी प्रायोरिटी एंट्री है सबकी। मतलब वो परफॉर्म हमारे में वो कहते हैं ना पीईपी लगा, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट प्रॉक्सी, सीधा डायरेक्ट जन्नत। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए मैं इनको हम आपको हमेशा कहता था सर ये औरतें और बच्चे मार सकते हैं, ये मर्द मुजाहिद इतने निकम्मे और नाकारे हैं, इतने ये नपुंसक है, औरतों और बच्चे मार सकते हैं। देखिए आज मारे क्या, शाहीन फौज जाके क्या मारी, 5 औरतें और 3 बच्चे, बात पूरी हो गई ना, औरतें और बच्चे मार के आए ना, और तो किसी को मारा इन्होंने। तीसरी बात, अभी जो केपीके की आप बात करें, अगर आप कोयटा वोयटा की बात करें, वहां तो ये अफगानी तालिबान और तहरीक तालिबान वाले तो खूब घूम रहे, अपनी गश्ते वश्ते लगा रहे, उन्होंने तो लगभग लगभग उस एरिया पे कब्जा तो कर ही रखा है। तो पाकिस्तान की आर्मी कहाँ रजिस्ट कर पा रही है। अब भाजपा ने सॉरी ये मुनीर ने लास्ट टाइम कहा था कि अगर एक को मारोगे विल डैम अफगानिस्तान, तो शायद उसमें जोश आ गया, आज आके 5 बच्चे और 3 बेचारे, 5 महिला और 3 बच्चों का खून करके आ गई वहां। अब जो हाई हेवी आर्टिलरी फायरिंग हो रही, जो पाकिस्तान के सिपाही मारेंगे, अब ये लाशें गिनते रहेंगे कि अफगानी कितने मारेंगे, और पूरे अफगानी जो कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में फैल गई है, जो तहरीक तालिबान के लोग पाकिस्तान में फैल गए, अब मजा ही आएगा सर, हर जगह धमाका होगा। पंजाब में क्या, क्वेटा में क्या, जहां जहां पठान है वहां वहां धमाके होंगे, वहां वहां इस जो इन्होंने हमाकत की इसकी गूंज इन्हें सुनाई देगी। और ये है पाकिस्तान की असलियत। 2-3 चीजें और आपको बता दूं, पीछे एक रिपोर्ट आई थी सर, हर छठा भिखारी पाकिस्तान में, हर छठा व्यक्ति पाकिस्तान में ऑफिशियल भिखारी है जी। एवरी 6 पर्सन इज अ ऑफिशियली अ बेगर। हर छठा पाकिस्तानी भिखारी है। पहली बात तो ये बहुत क्लियर हो गया। और दूसरी चीज आपको बता दूं सर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से गए थे पोखरण, पूरे पाकिस्तान में इनमें हड़कंप मच गया है, क्योंकि इन्होंने ये क्या सोच रहे हैं कि इतिहास उठा के देखिए, जब भी भारत का प्रधानमंत्री पोखरण गए हैं तो उसके बाद न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है या कोई टेस्टिंग हुई है। अब पाकिस्तान की विडंबना क्या है, इनके पास बम तो है नहीं, बम तो सारे अमेरिकन बेस में सऊदी अरबिया में, और डेरा गाजी खान में कुछ ये करने की कोशिश करते, डेरा गाजी खान भी उड़ गया। अब वहां सबसे बड़ी विडंबना अभी ये है कि अगर भारत ने कोई टेस्ट कर लिया तो पाकिस्तान को टेस्ट करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान टेस्ट करेगा तो बम तो है नहीं, लाएगा कहां से। और अगर ये पता लग गया पाकिस्तान के पास बम नहीं है, तो जो अंदर के जहादी और अफगानी तालिबान, तहरीक तालिबान है, वो खुद ही पाकिस्तान को निपटा देंगे, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए कहीं से इधर उधर छोटा टैक्टिकल वेपन वेपन पड़ा, उसका ब्लास्ट कर लिया, एक तो मैं पता लगा छोटा है, टैक्टिकल है। दूसरी बात, अब अगर आप इसके क्राइटेरिया देखें, क्या है क्राइटेरिया, है कि आपको ना जमीन में ना पानी के अंदर करना। चलिए इन्होंने जमीन के नीचे कर लिया, ठीक है जी, पानी में नहीं किया। एक क्राइटेरिया कि आपके पास यूरेनियम होना चाहिए, यूरेनियम इनके पास है, बट टेक्नोलॉजी अपनी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इन्होंने ली है, चुराई है। अब ये मिसाइल कंट्रोल रिजीम के पार्ट है नहीं, वैक्सीन अरेंजमेंट के ये पार्ट है नहीं। तो अगर ये आप धमाका करते तो इस टूटे फूटे पाकिस्तान पे, जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे इतनी सैंक्शन हो लग जाएंगी, इतनी सैंक्शन हो लग जाएगी, उस वेंटिलेटर की पाइप भी कटेगी। और आप जानते हैं संजय सर, जहां तक कश्मीर है, फॉरेन पॉलिसी और न्यूक्लियर बम है, ये टोटल आर्मी का जुरिस्डिक्शन है। अब जब उसी आर्मी पे सवाल उठ रहे थे, भाई तुम कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, मोदी जी सिर्फ पोखरण 5 घंटे घूम के कुछ नहीं बोला, और एक दबे लफ्जों में, अगर आप वहां का स्पीच देखें तो उन्होंने बोला, भाई जो आपको राष्ट्रीय सुरक्षा में और राष्ट्र हित में करना तो करिए। इस एक वाक्य से पूरा मुनीर और पूरा जीएचक्यू रावलपिंडी हिला पड़ा है कि अगर भारत ने कुछ कर दिया, हमारी पोल खुल जाएगी, हमारी औकात सामने आएगी। अब उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुझे लगता है इन्होंने पाकिस्तान में हमाकत की है, कि पाकिस्तान को दिखाने के लिए। अगर तुम्हें हमाकत करनी थी तो ईरान में करते ना, ईरान को दिखाते तुम में कितनी ताकत है। और ये क्या रमजान में सुन्नी सुन्नी को मार रहा है, ये तो बहुत बुरा हुआ। सर यहाँ भी सुन्नी वहां भी सुन्नी, तो सुन्नी सुन्नी को मार रहा है, और रमजान में तो बहुत बुरा हुआ।
और ये बताओ ना कि भाई तुम्हारी जो तुमने ईरान के साथ तो कुछ किया नहीं, और अगर भारत ने कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली और अगर दुनिया को ये पता लग गया तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तो भाई तुम ये बताओ तुम्हारा मुल्क कब तक मानते हो? 24 घंटा, 48 घंटा, 10 दिन, 15 दिन, फिर तो तुम्हारा मुल्क खत्म। देन योर कंट्री इज फिनिश्ड। ये है आसिम मुनीर की सबसे बड़ी विडंबना। हर छठा व्यक्ति बाय नंबर इट इज नाउ इज भिखारी पाकिस्तान का। एवरी 6 पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ बेगिंग। और जो बेगिंग में पैसा मिलता है सर, ये करीब 800 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक मिलता है। ये प्रोफेशन में, व्यवसाय में, ये नहीं मजबूर है या कुछ है नहीं, दे आर प्रोफेशनल बेगर्स। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी 90% से ज्यादा किसी भी कंट्री में पाकिस्तानी ऑरिजिन के होते हैं। इसीलिए इनका प्रधानमंत्री हो, इनका विदेश मंत्री, उनका वित्त मंत्री हो या इनका आर्मी चीफ हो, हर एक ही काम करता है, दे दाता के नाम, दे दाता एक ही काम करता है, वर्दी लगा के भीख मांगने वाले भिखारी ये। और शहबाज शरीफ का आपको डायलॉग बताऊं एक बार, कहते हैं, आई एम नॉट हियर कम टू बेग, वी आर नॉट बेगर्स, बट वी हैव नो ऑप्शन, बट वी हैव नो ऑप्शन। ये अंग्रेजी बेचारे चाय भी नहीं पी पा रहे, कह रहे कि चाय पीते हैं, जितनी चाय पीते हैं उससे हमारा कर्जा बढ़ जाता है। वो भी तो उधार के पैसों की पीते हैं सर, चाय भी तो उधार के पैसों की पीते हैं। और माइनस चाइना, इनका कोई मित्र नहीं बचा। अब चाइना इनकी हड्डियां बेचना चाहता है, चाइना इनके ऑर्गन्स को बेचना चाहता है, चाइना चाइना ऑर्गन हार्वेस्टिंग करेगा, क्या करेगा मुझे नहीं चाइना पता। चाय क्यों नहीं गिफ्ट कर देता? चाय इनको क्या करना है चाय पी के सर? चाइना के यहाँ एक एक चीज होती है जो बहुत अरे बड़ी मतलब आपका कहने का मतलब है कि इनको खून पीना है, चाय क्या करेंगे पी के? हाँ, चाइना के यहाँ एक चीज बड़ी जबरदस्त क्वांटिटी में होती है सर, हर चीज में यूज होती है, पिग ऑयल। तो अगर वो चाहे तो वो चाइना दे सकता है, अगर इनको उसकी आवश्यकता है तो चाइना के पास वो एक्सेस में होता है, पिग ऑयल, पिग फैट, ये दोनों चीजें चाइना के पास एक्सेस में हो सकती है, तो वो चाइना इनको जरूर दे सकता है, कहता है यार हमारे यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा रख लो, तो मतलब खाना पकाने वगैरह में काम आएगा, ये तो दे सकता है चाइना इनको। सर चाइना एक दिन आप देखेंगे, चाइना इनके लोगों के ऑर्गन तक बेच रहा होगा, जैसे उग्रों के ऑर्गन बेचता है ना चाइना। ऑर्गन हार्वेस्टिंग का फर्म है पाकिस्तान चाइना का, ये चाइना करने वाला है इनके साथ। और पाकिस्तान ऐसे तो ये कहेगा, ये पाकिस्तान आर्मी कहेगी कि साहब आप क्यों अपने हाथ गंदे करते हो, हम खुद ही हार्वेस्ट करके आपको दे देंगे, आप तो बस डॉलर दिए जाओ। हाँ, कमीशन देना हमारा, कमीशन देना हमारा, बताओ, कमीशन देना हमारा। ये लाल टोपी नहीं है सर, लाल टोपी जो हाँ आता है पाकिस्तान में, ये ऑर्गन हाँ हार्वेस्टर आई है। जब रशिया से लड़ाई हुई थी, इसका काम था जो जो भी लोग मरते थे उनके ऑर्गन निकाल निकाल के बेचता था। ये तो ऑर्गन हार्वेस्टर है, ही वाज इन बिजनेस ऑफ ऑर्गन हार्वेस्टिंग। ये तो पाकिस्तानी फौज में था, पर मेन बिजनेस का ऑर्गन हार्वेस्टिंग है। तो ये कोई नया प्रोफेशन नहीं है इनके लिए, इनके पास काफी एक्सपीरियंस लोग हैं लाल टोपी जैसे। तो लाल टोपी वगैरह की मदद से ये ऑर्गन हार्वेस्टिंग का काम फिर शुरू करेंगे। इन्हें डॉलर मिलते रहेंगे, कमीशन मिलते रहेंगे। अब किसी का गुर्दा बेच दिया, किसी का दिल बेच दिया, किसी का लिवर बेच दिया, किसी की आंखें बेच दी, मतलब ये काम भी पाकिस्तानी करेंगे। क्योंकि सर वैसे ही बताओ, अगर 20 साल में डबल हो रहे हैं तो कहां कहां तक पालोगे इनको? 20 साल में डबल, 40-50 करोड़ की जनसंख्या, आदमी आदमी को खाएगा क्या? इतना खाना तो मिलेगा नहीं कहीं से, कहां से आएगा इनका खाना? बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान में, इनको समझ नहीं आ रही है अभी। और ये जो पाकिस्तान में भाई तुमने किया है, ये तुमने किया है, मोदी जी जो पोखरण गए थे उस मसले को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी आर्मी पे, तुम्हारी सरकार पे सवालिया निशान लग रहे थे। अगर भारत ने कुछ किया तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, तो तुमने आगे थोड़ा थिएटर ऑफ कमांड वहां खोल दिया, थोड़ा अफगानियों को तंग करेंगे, थोड़ा इतने अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। मैं तो सर, मुझे नहीं पता कुछ हम टेस्ट कर रहे नहीं कर रहे, अगर हमने कुछ टेस्ट कर लिया, इतना मजा आ जाएगा, इतना मजा आएगा कि पाकिस्तान की पोल खुल के सामने आ जाएगी। करेगा तो मरेगा, ना करेगा तो 100% मरेगा। तो हम तो मजा लेंगे। अब तू तड़प तड़प के तो मरेगा। वैसे ही बेचारे जो है वो कह रहे हैं कि साहब कि हम तो तैयारी कर रहे थे एक वॉर हेड की, तो यहाँ तो 10-10 वॉर हेड एक साथ इन्होंने लॉन्च कर दिए। अब तो MIRV भाई वाला की बात करें ना, भाई आर्मी वाले, अगर भारत जो है पहले उसको जो है वो 40 लॉन्चर लगा रखे थे, तो अब 10 लॉन्चर में ही काम लग जाएगा। तो चाइना भी परेशान है कि जो वो 30 लॉन्चर स्पेयर होंगे वो हमारे सामने आएंगे। दिक्कत तो है ना। दिक्कत तो है, बिल्कुल दिक्कत तो है। इन दोनों को दिक्कत है सर। और चाइना की तो हालत ही खैर बहुत खराब है। बड़े दिनों से हमने चाइना पे कोई एपिसोड नहीं किया, कभी चाइना पे करते हैं। चाइना की तो हम्म। बद से बदतर हालत हो गई है। और मुझे लगता नहीं कि इनको बिना गुर्दे और बिना लिवर बेचे वो पैसे देंगे, क्योंकि देखिए जमीन है नहीं, जर जमीन जोरू सारी गिरवी रख ली, अब बचा क्या? अब आदमी के पार्ट नहीं बचे हैं। हाँ, अब तो साहब जमीन भी जा रही है ना। अब तो अफगानियों ने अगर कुर्रम एरिया जो है वो पूरा चला गया। हम्म। अब देखिए
2 बड़े-बड़े एरियाज़ क्या हैं, बता रहे हैं कि ये जो चित्राल एरिया है, वहाँ पे भी अफ़गानी जो है वो घुस गए हैं। तो बिल्कुल। चित्राल वाला एरिया पूरा चला गया, ये कुर्रम वाला एरिया पूरा चला गया। बलूचिस्तान में वैसे ही कदम नहीं रख पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले वो जो मच जो है, वो बड़ी जगह है बचना मच। तो मच जो है वो वहाँ पर बलोचियों ने 3-4 दिन वहाँ पे पूरा अपना कमांड-वमांड रख के इनको बाहर भगा के और उसके बाद फिर बताया कि अच्छा ठीक है, अब हम जा रहे हैं, अब तुम वापस आ सकते हो। जब हमारी मर्ज़ी आएगी, अब हम फिर मच पे कब्ज़ा आएँगे, कर लेंगे। फिर आएँगे, फिर आएँगे, फिर आएँगे, आपको फिर कब्ज़ा कर मच पे कब्ज़ा का आपको सिग्निफिकेंस पता है क्या? मच जी, जो है वो बोलन पास के ऊपर स्थित है। जी। दैट इज़ द गेटवे टू बोलन पास। और मच पे कब्ज़े का मतलब है कि क्वेटा इज़ कट ऑफ। क्वेटा इज़ कट ऑफ, बिल्कुल। उसपे तो हमने प्रोग्राम भी किया था सर, मच में मच जी, मच। जी, जी। जी, तो भई वो बलूचिस्तान में आप आधे बाहर हो, कुर्रम में आप पूरे बाहर हो, काबुल एरिया आपको जो है वो पेशावर के आस-पास तो अभी पाकिस्तान का कब्ज़ा है, लेकिन जो ऊपर का जो एरिया है चित्राल वग़ैरह वहाँ से बाहर हो। तो भई पाकिस्तान तो वैसे ही सिंधु नदी के उस तरफ जो है वो वैसे ही अफ़गानिस्तान आ रहा है, आ गया है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो हो ही गए, 2 और होंगे। 4-5 होंगे सर, 5 का नंबर सही रहेगा। या देखिए 3, 5, 7 हम तो सनातन के हिसाब से चलेंगे ना, 3, 5, 7 ऐसे टुकड़े हो, 5 टुकड़े हो, 4, 9, 5 टुकड़े हो उनके, इसमें मज़ा आएगा हमें। और मैं आपको बता दूँ कि ये लोग, आप देख लेना एक दिन, अगर जो आपकी वाली बात है, इनकी आर्मी ने अगर इनके गुर्दे एक दिन ना बेचे चीनियों को, मेरा नाम बदल देना। इनकी आर्मी बेचेगी इनके गुर्दे चीनियों को। ये क्योंकि अब बेचने को कुछ नहीं बचा। क्योंकि अभी आप देखिए बाय द अप्रैल एंड $28 बिलियन चाहिए, कहाँ से आएँगे सर? कहाँ से आएँगे 28 बिलियन? 8 पड़े हैं, 5-6 का आपने जुगाड़ कर लिया है, रोल ओवर, वोल ओवर। तो 10, 12, 14 हो गए, तब भी ये तो 8 बंद हैं। तो जैसे इनका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा अपने अप्रैल में, तो उस दिन तो बिल्कुल टूटने का वो जो टाइमर है, वो तो ऑन हो गया ना फिर तो मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। क्या आप ये कब डिक्लेयर करोगे, कब आप झंडा उठाओगे, यार अब हमसे पाकिस्तान नहीं चलेगा। इट्स लाइक पिकिंग अप द व्हाइट फ्लैग एंड डिक्लेयरिंग इट, भाई हम खत्म हो गए, हमसे नहीं चलेगा। तब ना उस दिन मुनीर दिखेगा, ना शहबाज दिखेगा, ना ये औरंगजेब दिखेगा नया वाला, और ना ये क्या नाम है इसका विदेश मंत्री जो बना है नवाज शरीफ का समधी, क्या नाम है इसका, मरियम का नवाज़ ससुर, नवाज का ये जो विदेश मंत्री बना है ना सर नया, क्या नाम इसका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आशा इशाक डार, इशाक डार ये भी नहीं दिखेगा, सब गायब हो जाएंगे वहां पे। इशाक डार सब गायब हो जाएंगे। और औरंगजेब के बारे में आपको बता दो, ये जो बना है ना इनका तेरा, स्पीकर पता है कौन है? वो अय्याज सादिक वो बंदा है, जिसने खड़े होके कहा था कि भई वो बाजवा के पैर काँप रहे थे। और ये जो है ना सर अभिनंद औरंगजेब, अभिनंदन के टाइम पे। अफगान के चक्कर में, हाँ याद आया मुझे। और ये जो इनका औरंगजेब है ना सर, ये जो बनाया अभी वित्त मंत्री, हुँ। इसकी स्पेशलिटी पता क्या है? ये पहले एक बैंक था हबीबी बैंक यूएस में। आज से 1.5-2 साल पहले एक टीवी पे डिबेट थी। हबीबी बैंक पकड़ा गया था डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग विद ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये जितनी भी हिजबुल्लाह, हमास सब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। ये टेररिस्टों को बैंक स्टेटमेंट देता था वीज़ाओं के लिए। तो मैंने इसका नाम दिया था बैंक जहाज। तो अमेरिका ने इस बैंक को बोला, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जब्त, और हम तुम्हारे बंदे को जाने दे रहे, नहीं तो हम इसको भी अंदर करेंगे। सो दिस बैंक, हबीब बैंक, वाज शट डाउन बाय अमेरिका, और इनकी सारी प्रॉपर्टियां जब्त की गई थी सबको, और कुछ लोगों को बाहर निकालने दिया गया, इंक्लूडिंग सीईओ एंड चेयरमैन। उसका सीईओ चेयरमैन यही है औरंगजेब। मतलब इतना काबिल आदमी है, जो इंटरनेशनल टेरर फंडिंग के चक्कर में जिसकी संस्था और जिसके बैंक को बाहर करके यूएस से निकाला गया, वो इनका क्या है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। ऐसा काबिल हीरा बताइए दुनिया के मार्केट में कहीं मिलेगा आपको? मतलब टेरर फाइनेंसिंग के लिए जिसको देश से निकाला गया, बैंक बंद कर दिया गया, वो इनका फाइनेंस मिनिस्टर। क्यों? अब तो फाइनेंस उन्हीं से लाना पड़ेगा ना, लश्कर-ए-तोयबा से, जैश-ए-मोहम्मद से, हिजबुल्लाह से, हमास से, बोको हराम से। क्योंकि आईएमएफ का तो एक लिमिट है, उसके आगे पैसा कहाँ से आएगा? तो उनसे पैसा लाएँगे आप ये। तो इसीलिए ये जो औरंगज़ेब है नया, तो इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ी। ये तो इनका वित्त मंत्री, और इसके पास नीदरलैंड का भी पासपोर्ट है। तो मतलब एक चीज़ तो विदेश कॉमन है वैसे, राहुल गांधी और जी। पाकिस्तान में एक चीज़ तो कॉमन है कि दोनों ही रमज़ान के महीने में विक्षिप्त हो जाते हैं।
अब कॉमन तो ये भी है कि देखिए वहां भी लोगों के पास 2 पासपोर्ट है, कहते हैं कि यहाँ भी लोगों के पास 2 पासपोर्ट है। ये भी तो कॉमन है ना। वहां भी बड़े लोगों के पास 2 पासपोर्ट है, यहाँ भी सुनने में 2-2 पासपोर्ट है। बात तो सही है। ये तो 2-2 देखने वाली पासपोर्ट। बात है। चलिए, आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। सुमित तीर जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको सभी दर्शकों को साधुवाद और बहुत आभार। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जाते-जाते हर 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 महादेव।